अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग लर्न करने जाएंगे वो डाटा एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसकी आपको पता है कि एनालिसिस दो तरह से होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के मुतल्लिक देखेंगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो इससे पहले के लेक्चर देख लें, वो आपके लिए बेटर होगा। तो ये जो कमर्शियली जो हमारे पास अवेलेबल है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिससे आप डाटा रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट जो जिसका होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ ही रिडक्शन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो है ये तमाम पैकेजेस के अंदर तकरीबन सिमिलर ही फीचर होते हैं। आमतौर पे किसी डाटा को एनालाइज करना है तो इसके अंदर एलिमेंट लाइब्रेरीज होती है, उसके बाद बेस लाइन सब्सट्रैक्शन होती है, पीक फिटिंग होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, और एनर्जी कैलिब्रेशन होती है या फिर क्वांटिफिकेशन होती है। अब यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप जो होता है एनालिसिस में, एक्सपीएस में क्या करते हैं कि आप सर्वे स्पेक्ट्रम जो होता है उसको आप लेते हैं। तो उसके मतलब कुछ चीज़ें जो है आप जानते हैं, जो इब्तदाई जो है आप चीज़ों के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें। लेकिन आपने ये केयर करनी होती है जब आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें सम टाइम वो कुछ पीक्स को मिस कर जाता है, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन में एरो आ सकता है। तो इस वजह से बेस्ड ऑन द पीक जो है आपको क्या करना है कि इसको डबल चेक करना है। यानी कि सॉफ्टवेयर सम टाइम कुछ पीक्स को मिस कर जाता है जब आप लेते हैं, तो आपने अपने तौर पे बुक्स को कंसल्ट करके दूसरे सोर्सेज से देख के उसको जो है फाइनल करना होता है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास एक ये स्पेक्ट्रम है, जो कि मैग्नीशियम सोर्स यहाँ पे हम लोग एक्सरे फोटोन का लेते हैं, और ये इंटेंसिटी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये इस तरह का स्पेक्ट्रम मौजूद है। अब इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो है, अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वाकई ये स्पेक्ट्रम जो है ये सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, तो आपको कुछ पीक्स जो है वो लिटरेचर से आप कंफर्म करेंगे। आया कि आपके पास उन पीक्स की वैल्यू जिस जगह पे है, यानी कि जैसे यहाँ पे 4 सिल्वर 4D की पीक्स, 4P की पीक्स सिल्वर, 4S की पीक इस जगह पे, यानी कि इस बाइंडिंग एनर्जी पे क्या ये पीक्स मौजूद है। इसी तरह से सिल्वर, यानी कि ये जो मेन पीक्स है आप इनकी पोजीशन को देखते हैं। अगर ये तमाम पीक्स जो है अपनी जगह पे मौजूद हैं और इसी इंटेंसिटीज के साथ मौजूद है जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर ये यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इट मीन्स के वो एलिमेंट नहीं है हमारा। तो ये सर्वे में जो है आप लोग इसको देख सकते हैं। और ओगर इलेक्ट्रॉन जो है, सम टाइम ओगर इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ स्प्लिटिंग होती है, तो उसको भी आप मैच करते हैं सोर्स को देखते हुए कि आपका सोर्स कौन सा है। तो इस तरह से आप लोग इसे, अब सर्वे स्पेक्ट्रम के अंदर जो है, सर्वे के अंदर कुछ जो डबलेट्स वगैरह होते हैं उनको रिजोल्व किया जा सकता है, लेकिन कुछ को रिजोल्व नहीं किया है। लाइक दिस वन, यहाँ पे अगर 3D में जो है वो डबलेट्स हैं भी, तो आप इसे रिजोल्व सर्वे स्पेक्ट्रम में नहीं कर सकते, बल्कि आपने अगर इसको फर्दर आइडेंटिफिकेशन करनी है इस पार्ट की, तो आप हाई रेजोल्यूशन जो स्पेक्ट्रा जो है उसको यूज़ करते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो आपने रिमेंबर क्या करना है कि मोनोक्रोमेटेड, अगर आप तो नन मोनोक्रोमेटेड सोर्स यूज़ कर रहे हैं तब तो यहाँ पे सैटेलाइट पीक्स आएंगी। अगर आप मोनोक्रोमेटेड सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर सैटेलाइट पीक्स नहीं होगी। वेरी इंटेंस प्लाज्मन पीक जो है, प्लाज्मोन पीक जो है वेरी इंटेंस, ये आमतौर पे ऑब्जर्व नहीं होती। लेकिन अगर सम टाइम अगर ऑब्जर्व हो भी जाती है ये इसके अंदर। लेकिन जो है शेका पीक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा शेका पीक्स हैं, या जो और जो छोटी छोटी पीक्स हैं जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी हैं, तो मल्टीपल स्प्लिटिंग वगैरह है, ये आमतौर पे सर्वे स्पेक्ट्रम में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते या इसे रिजोल्व नहीं कर सकते। तो आपको इसके लिए जो है हायर रेजोल्यूशन जो आप स्पेक्ट्रम में जाते हैं तो वहाँ से आप सोल्व करते हैं, यानी कि सर्वे स्पेक्ट्रम हो गया, उसके बाद उन एलिमेंट्स का हायर रेजोल्यूशन जो स्पेक्ट्रम होता है। तो इन, लेकिन जो ये स्पेक्ट्रम के अंदर जितने भी क्ल्यू मौजूद होते हैं, इस क्ल्यू की मौजूदगी की वजह से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं
लाइक दिस वन के यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के दरमियान में पीक सेपरेशन कितनी है, इन पीक्स के दरमियान में पीक सेपरेशन कितनी है, ओगर इलेक्ट्रॉन्स और इनके दरमियान में पीक सेपरेशन कितनी है, इनकी इंटेंसिटीज कितनी है। यानी कि आप इंटेंसिटीज देखते हैं, पीक पोजीशन देखते हैं, एक पीक का दूसरी पीक के साथ सेपरेशन देखते हैं, इन तीन चीज़ों की बेस पे, यानी कि इंटेंसिटी रेशो, उसके बाद पीक पोजीशन कि एक पीक जो है वो दूसरे के लिहाज से कहाँ पे है, और उनके बाद पीक सेपरेशन। अब इन तीनों पैरामीटर को आप स्पेक्ट्रल सर्वे में देख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन से। टू कंपेयर द बाइंडिंग एनर्जी वी नीड सम रेफरेंस बुक जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमें उसको करने से, कंपेयर करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें सीख भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिवाइज कर देते हैं। नंबर एक पे आपको जो है उसको कैलिब्रेट कर लेना चाहिए अपने एनर्जी स्केल को। उसके बाद द स्केल मस्ट बी एडजस्टेड ऑफ द पोजीशन ऑफ द रेफरेंस पीक जो है उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। एटलीस्ट आप दो पीक्स को जो है वो कैलिब्रेट करते हैं, एनर्जी वैल्यूज़ को उनकी को। तो इसके लिए जो है ना कुछ वो कह लें कि कमर्शियल लेवल पे जो ISO ASTM और बहुत सारे बॉन्डर्स जो है वो अवेलेबल हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट के हमारे की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो मोस्टली जो अप्रोच की जाती है उसमें बाइंडिंग एनर्जी स्केल यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो हाई बाइंडिंग एनर्जी और लो बाइंडिंग एनर्जी यूज़ करते हैं। आम तौर पे जो है ये स्टैंडर्ड यूज़ कर देते हैं। गोल्ड 4F7/2 लाइंस को देखते हैं कि वो उसको एडजस्ट करते हैं 84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, और कॉपर जो है 3/2 को 932.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इस पर्पस के लिए वो यूज़ करते हैं। इस तरह से उसको इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लिया जाता है। अब कैलिब्रेट करने के बाद वंस द बाइंडिंग एनर्जी स्केल इज कैलिब्रेटेड द एनर्जी स्केल मस्ट बी एडजस्टेड। और उसके बाद आप एनर्जी स्केल को नोन सोर्स के साथ जो भी आपके साथ डाटा आता है आप उसे एडजस्ट कर लेते हैं। आप कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो शिफ्टिंग हो भी रही है वो एक्चुअली चार्जिंग इफेक्ट की वजह से हो रही है, और चार्जिंग इफेक्ट को या तो आप न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पीक अपनी सही पोजीशन पे नहीं आती तो उसके सैंपल में कोई नॉन जो कार्बन है उसके साथ आप उसे प्लस या माइनस करके वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद कार्बन कंटेमिनेशन जो है ये आप लोग इसके मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो लेकिन कार्बन कंटेमिनेशन में जो है ये कार्बन 284.6 या 285 जो है इसकी वैल्यू में जस्ट शिफ्टिंग होती है। तो इसको आमतौर पे यूज़ करके आप इंटरनल जो है वो कैलिब्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद अदर एलिमेंट करेक्टराइजेशन, दूसरे एलिमेंट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल कार्बन में ये फॉल्ट एग्जिस्ट करता है कि ये तकरीबन 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है वेरिएशन रहता है। तो लेकिन मोस्टली हम लोग इसको ही यूज़ करते हैं, कार्बन वाले मेथड्स को। और इन ऑल केसेस वी अज्यूम दैट एलिमेंट यूज फॉर कैलिब्रेशन इज यानी कि हम ये तस्वुर करते हैं लाइक के किसी एलिमेंट्स के अंदर किसी स्पेक्ट्रम में कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। हम कंसीडर करते हैं कि अगर कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चार्जिंग की वजह से शिफ्टिंग हुई है, तो सिमिलरली नाइट्रोजन में भी उतना ही 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शिफ्टिंग होगी, और उसी तरह से ऑक्सीजन में भी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही शिफ्टिंग होगी। इस वजह से हम तमाम वैल्यू से ये जो शिफ्टिंग वैल्यू होती है आपकी स्टैंडर्ड या नॉन कंपाउंड्स की, वो माइनस करके आप इसकी कैलिब्रेशन कर लेते हैं। अगर ये ट्रू नहीं होता तो फिर आपको जो है ये फिर आपको, अगर ये ट्रू ना हो तो फिर ये एक गुड रेफरेंस नहीं है। यानी कि एक एलिमेंट पे ज़्यादा चार्ज आए, दूसरे पे कम चार्ज आए, इफ दिस इज नॉट ट्रू द एलिमेंट मे नॉट प्रोवाइड द गुड एनर्जी रेफरेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल कार्बन जो है उसमें तो डिफरेंस आ जाए 0.2 का, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर फॉर एग्जांपल 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ जाए, और इसी तरह से जो है नाइट्रोजन में जो है वो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ जाए। अब आप सेम वैल्यू माइनस नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो गुड रेफरेंस नहीं।
अब जो है ये सारा प्रोसेस करके, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए भी जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी की कैलिब्रेशन करके गोल्ड को और कॉपर को यूज़ करके कैलिब्रेट कर लेते हैं। उसके बाद आप इंटरनल स्टैंडर्ड यूज़ करके भी उसे फर्दर करेक्शन कर लेते हैं, चार्जिंग इफेक्ट वगैरह को रिमूव कर लेते हैं। तो फिर ये होता है कि आप उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए, केमिकल स्टेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है वो मैनी स्टेट्स एग्जिस्ट एज अ केमिकल शिफ्ट इज सफिशेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो थोड़ा बहुत उनके अंदर डिफरेंस होता है, उसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए वही रेफरेंस बुक्स यूज़ की जाती है और डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से आप देखते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड सैंपल उस तरह का मौजूद है तो आप उसे रन करके उसकी यानी कि पीक्स जो है वो मैच कर लेते हैं। यानी कि नॉन स्टैंड सैंपल है उसको आप अननोन जो है उन दोनों को, अगर आप दोनों इसको अननोन को बार बार करके आप मैच कर लेते हैं। अब ये सारा काम जब आप पीक को फिटिंग कर लेते हैं, सॉरी पीक की उसकी जो है स्केल की जो है वो प्रॉपर कैलिब्रेशन करते हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट की करते हैं, फिर जो डाटा मिलता है उस डाटा में से भी आप नॉन एलिमेंट को यूज़ करते हुए जो है आप उसकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। करने के बाद जो है आप स्पेक्ट्रा बना लेते हैं। अब स्पेक्ट्रा बनाने के बाद आपने जो सॉफ्टवेयर डिफरेंट मौजूद होते हैं उसके ज़रिए आप बैकग्राउंड के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि आप लोगों को ये पहले बता चुका है कि बैकग्राउंड किस वजह से प्रोड्यूस होता है। इन इलास्टिक जो प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं। फॉर एग्जांपल जब फोटोन एनर्जी जो है वो दी जाती है सैंपल्स को, अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो डेप्थ में है तो वो वहाँ पर ही इन इलास्टिक कोलिजन्स की वजह से अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। सम टाइम जो है वन स्ट्राइक पे वो बाहर जाते हैं। अब इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये एनर्जी कम होने की वजह से डिटेक्टर में तो आते हैं लेकिन इनकी कोई पीक्स नहीं बनती बल्कि बैकग्राउंड बनता है। तो अब इस बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव कर किया जाता है या पीक फिटिंग की जाती है उसकी। द पीक फिटिंग इन द सर्वे, या तो अब सर्वे की भी पीक फिटिंग की जाती है और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा की भी पीक फिटिंग की जाती है। when high resolution spectra is available they will typically with, जाहिर सी बात है कि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा बेटर रिजल्ट देता है, लेकिन सर्वे जो है आपको डाटा क्वांटिफिकेशन में हेल्प देता है, स्पेशली फॉर आफ्टर द फॉर पीक फिटिंग के लिए। अब ये आपके पास एग्जांपल्स है, बहुत सारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ एक्सपीएस पीक जो है ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा एक्सपीएस कासा को यूज़ किया जा सकता है, इवन के ओरिजिन को भी पीक फिटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इनकी बेस पे जो है आप क्या करते हैं, इनमें बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। बैकग्राउंड या तो आप उसके अंदर ऑप्शन होता है लीनियर या शिरले जो है मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टैगर्ड जो है टॉगल्ड बैकग्राउंड जो है इसका भी ऑप्शन मौजूद होता है। तो जब आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक लाइन लग जाती है, हम उसे बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन जो है वो एक्चुअली डिसाइड करती है और फिर आप पीक की इंटेंसिटी के लिहाज से और इसका एरिया के लिहाज से आप इसे एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है ये पीक फिटिंग की जाती है। इसके लिए सॉफ्टवेयर है और उसके लिए अलग से गाइड डिटेल्ड में गाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पे लीनियर बैकग्राउंड सिंपल फिर स्ट्रेट लाइन ये डाटा के नीचे लगा दी जाती है, यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, लाइक कि अगर हमारे पास ये कोई डाटा है जिस तरह से ये एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक अगर स्ट्रेट लाइन लगा दी जाए तो उसे हम लीनियर बैकग्राउंड रिमूवल कहते हैं या फिटिंग कहते हैं। तो लेकिन remember that there are electrons generated in a sample that undergo inelastic scattering event and contribute to the background signal। अब यहाँ पे देखें कि एक्चुअली बैकग्राउंड सिग्नल जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है फ़ौरन ही बाउंस हो जाता है, उसमें जो है वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग नहीं होती तो वो डिटेक्टर पे जाएगा, मेन पीक देगा। जैसे ये ए पीक है और यहाँ पे ऑगर की ए पीक है। लेकिन अगर वो 1 या 2 टाइम
इन इलास्टिक की वजह से अगर वो एग्जिट करेगा तो यहाँ पे वो बी पीक को रिप्रेजेंट करते हैं, और सी जो है वो उसके अंदर ही, यानी कि वो तो डिटेक्ट ही नहीं होगा। तो जो बी जो है ये एक्चुअली बैकग्राउंड जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ब्राउन कलर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक्चुअली बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली इसको ही रिमूव करना मकसूद होता है। तो पीक फिटिंग में बी रिक्वायर्ड टू डिटरमिन इफ मल्टीपल केमिकल स्टेट आर प्रेजेंट, यानी कि मल्टीपल स्टेट मौजूद है पॉजिटिव या नेगेटिव। टू डिटरमिन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द ईच सैंपल पीक फिटिंग मस्ट बी डन केयरफुली एंड इट इज़ वेरी इजी। उसके बाद लीनियर बैकग्राउंड जब हम यूज़ करते हैं ना लीनियर बैकग्राउंड, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जस्ट स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, तो ये एक पुअर अप्रोक्सीमेशंस है। इसके बजाय जो है शेप जो है वो शिरले एंड टॉगट बैकग्राउंड इज़ नॉट लीनियर, ये इनकी लीनियर नहीं होती, ये इस तरह से या ये लीनियर है, ये यानी कि ऊपर या इस तरह से नीचे जो है वो लाइंस लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू द इसका मैथमेटिक ऑपरेशन या रिक्वायर्ड डाटा। तो शेरले बैकग्राउंड assume that change in the background signal is proportional to the peak intensity of the above the background at certain binding energy, इनके certain binding energy के लिहाज से जो है शीरले जो है वो बैकग्राउंड लेता है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी पीक इंटेंसिटी प्रोपोर्शनलिटी को देखते हुए एडजस्टमेंट करते हैं। while in target background model inelastic scattering of that electron undergo, तो इसके अंदर जो है यानी कि वो तो पीक इंटेंसिटी को देखता है कि पीक इंटेंसिटी कितनी है उसके लिहाज से शीरले में होता है, लेकिन जब आप टारगेट को इस्तेमाल करते हैं तो वो ये देखता है कि इसमें इन इलास्टिक कोलिजन्स जो है वो कितने हुए उसके लिहाज से एडजस्टमेंट उसमें की जाती है। अब यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो है जो देख लें हमें, जो केयर चाहिए पीक फिटिंग मोस्ट कॉमन जो इसमें मेथड होता है उसमें नंबर एक पे जो है हम लोग पी डी या एफ जो पीक्स होते हैं इसके डबलेट्स होते हैं। अगर डबलेट्स को की सेटिंग नहीं की जाती, फिटिंग नहीं की जाती, इंटरप्रेटिंग शेक्स और शेक अप पीक या सैटेलाइट पीक एडिशनल स्पीशीज होती है, ट्राइंग टू इंटरफेयर केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट फ्रॉम इनक्लूसिव पीक फिटिंग ब्रॉड पीक्स। अ सिंपल एग्जांपल यहाँ पे जो दी गई है, ये सिंपल एग्जांपल जो है वो दी गई है वो C1S की है, ये हमारे पास इसकी पीक फिटिंग की गई है। अब यहाँ पे पीक फिटिंग जो है इसके अंदर एक्चुअली क्योंकि स्प्लिटिंग नहीं है, यहाँ पे ए पीक है, बी पीक है, सी पीक है, तीनों ही कार्बन की पीक है। यहाँ पे कोई पी या डी की, जैसे पी जो है वो 3/2, पी जो है 1/2 या डी जो है या एफ जो है, इनकी पीक स्प्लिटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस इन्वॉल्व है। अब एस के इन्वॉल्व होने की वजह से इसके अंदर जो है वो पीक स्प्लिटिंग नहीं होती। जब पीक स्प्लिटिंग नहीं होती तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता, यानी कि इशू नहीं है। लेकिन जब आप एस के अलावा अगर आप पीक स्प्लिटिंग आ जाती है या जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल्स है, तो इन जनरल द पीक फिटिंग वुड बी सिमिलर टू फॉर द पीक विद इन द फिट शुड बी नॉट एक्सीड। तो इसके अंदर जो FWMH की वैल्यू जो है वो भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इन जनरल द पीक विथ शुड बी लीनियर सिमिलर टू द पीक्स फिट एंड शुड नॉट, यानी कि इसके अंदर जो है उसकी विथ जो है FWMH ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए जब आप फिटिंग करते हैं 1.5 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। द एरिया अंडर द पीक can be used to quantify the different component and described in the quantification सेक्शन। जब हम क्वांटिफिकेशन को देखेंगे वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि हर पीक के अंदर जितना ज़्यादा एरिया किसी पीक के अंदर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पीक के अंदर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ए में जो है सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है, उसके बाद बी में और फिर सी में है। टू अंडरस्टैंड द केमिकल स्टेट प्रेजेंट पीक फिटिंग इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर देखें तो हमारे पास जो है वो डबलेट्स यूज़ किए गए हैं, यानी कि डबलेट्स की फिटिंग की गई है। एक मेन पीक है और बाकी जो तीन जो है वो डबलेट्स की वजह से है। तो इनको जो है फिर इनमें देखते हैं कि इनकी करेक्ट, यानी कि एक पीक फिटिंग की गई है इनकी डबलेट्स की,
और करेक्ट एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द पीक्स इन द डबलेट्स, यानी कि एक डबलेट्स है, दूसरा डबलेट्स, तीसरा और चौथा, तीनों डबलेट्स के अंदर जो है 3 डबलेट्स है, तो उनके अंदर सेपरेशन कितनी है उसको एडजस्ट किया गया है। तो इसके लिए जो है फिर जो उसके बाद फिर ये डबलेट्स की हाइट रेशियो जो है, इसकी हाइट कितनी आएगी, इसकी हाइट कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी, इस रेशियो को भी एडजस्ट किया जाता है, यानी कि पीक की सेपरेशन को भी एडजस्ट किया जाता है और उनके डबलेट्स की जो हाइट्स जो है इंटेंसिटी की वो भी एडजस्ट की जाती है, तो तब जाके जो है प्रॉपर पीक फिटिंग होती है। तो ये जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पीक फिटिंग शो की गई है, यानी कि एक डबलेट्स के लिए इसके लिए और फिर इनमें सेपरेशन कितनी है, फासला कितना है उसको, और इनकी इंटेंसिटी कितनी है उसकी वैल्यूज को एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरह से पीक फिटिंग होती है। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन।